तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। तो फंक्शंस जैसे तुम जानते हो कि अभी तक जो भी प्रोग्राम हम सी लैंग्वेज में करते आए हैं उन सभी प्रोग्राम में केवल एक फंक्शन था और उसका नाम है मेन। तो मेन जो हम यूज करते हैं, बेसिकली मेन है क्या कि मेन एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या होता है वो हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो मेन एक फंक्शन है जिसकी कई प्रॉपर्टी होती हैं और उसका पर्पज क्या है, कोई फंक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो हम इस लेक्चर के थ्रू समझेंगे। तो मेन से तुम लोगों को आइडिया है, तुमने देखा होगा कि हम लिखते हैं वॉइड मेन। तो अभी तक मीनिंग तो शायद ही क्लियर हो तुम्हें कि वॉइड मेन या इंट मेन। तो फंक्शन नेम के पहले जो भी हम लिखते हैं वो हमारा होता है रिटर्न ऑफ द वैल्यू। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे कि रिटर्न ऑफ द वैल्यू क्या है, एवरीथिंग एल्स। तो अगर हम फंक्शन को डिफाइन करें तो बेसिकली फंक्शन है क्या, हमारा एक सेपरेट सेक्शन ऑफ कोड, या फिर हम कह सकते हैं कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे लूप है तो लूप की अपनी बॉडी है, अपना एक ब्लॉक है। इसी तरह स्विच केस का अपना एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, इफ का अपना ब्लॉक है। तो फंक्शन भी हमारा एक क्या है कि सेपरेट बॉडी है फ्रॉम द प्रोग्राम। और मेन फंक्शन जो मेन हम लिखते हैं दैट इज ए फंक्शन। तो मेन हमेशा हमारा प्रेजेंट रहता है किसी भी सी प्रोग्राम में और C++। मेन को हम स्किप नहीं कर सकते। तो अब मेन हमारा बना रहेगा और फंक्शन के लिए किसी प्रोग्राम में अगर हमें कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो और उस टास्क को हमें बार बार रिक्वायरमेंट हो, आई मीन टू से कि हम अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं और प्रोग्राम हमारा करते करते हमें कोई ऐसे कोड की जरूरत हो जो हमें बार बार रिक्वायरमेंट हो रही हो। बार बार का मतलब कंटिन्यूअसली नहीं, जैसे लूप में है तो हमें क्या है कि कंटिन्यूअसली हम उस ब्लॉक ऑफ कोड को चलाते हैं। लूप में क्या है कि हमने एक स्टार्टिंग वैल्यू दे देते हैं, एक एंडिंग वैल्यू। एंडिंग वैल्यू डिसाइडेड बाय द टेस्टिंग कंडीशन, कि जब तक कंडीशन टेस्ट रहेगी तब तक उस वैल्यू के लिए लूप चलता रहेगा। तो लूप से हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूअसली लगातार हमें वो कोड एग्जीक्यूशन चाहिए। लेकिन हमारा जो एक पर्पज ये होता है कि कोई ब्लॉक ऑफ कोड हमें चाहिए प्रोग्राम के किसी भी मूवमेंट पर। हम प्रोग्राम बना रहे हैं सपोज 100 लाइन्स का, तो हमें अपने प्रोग्राम में एक सर्टेन सेक्शन ऑफ कोड, सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड अलग अलग प्लेस पर किसी भी मूवमेंट पर चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के लिए जो ये इस तरह का ब्लॉक ऑफ कोड है जो हमारी अकॉर्डिंग टू नीड हम उस प्लेस पर यूज कर सकें, उसको उस ब्लॉक ऑफ कोड को एक अलग नाम देके और प्रोग्राम में मेन के बाहर हम डिफाइन कर देते हैं। बस अंतर ये है कि मेन जैसे लिखा है उसी तरह वो प्रोग्राम भी लिखा जाता है जिसको हम फंक्शन कहते हैं। तो उसका एक नाम होता है, उसकी एक रिटर्न वैल्यू होती है, उसके पैरामीटर्स होते हैं। तो बाकी सारी चीजें तो हम समझेंगे बाद में। तो बेसिकली इस मोमेंट पर तुम ये समझ गए होगे कि फंक्शन हमारा क्या है। फंक्शन क्या है, एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड रिटन आउटसाइड द मेन, और प्रोग्राम के अंदर, मतलब इट इज ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम का पार्ट है लेकिन मेन
की बॉडी से, इसके ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर लिखा जाएगा। चाहे मेन के पहले लिख सकते हैं हम या मेन के बाद में। तो और उसको एक नाम दे देंगे और पैरेंथेसिस रख देंगे मेन की तरह। बस मेन की जगह अगर दूसरा नाम दे दिया जाए और उसको मेन के बाहर रख दिया जाए तो वो एक बॉडी जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक फंक्शन हो गई। और उस नाम से, जो फंक्शन का नाम है, उस नाम से हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी वो ब्लॉक ऑफ कोड यूज कर सकते हैं। जब भी हमें ब्लॉक ऑफ कोड की रिक्वायरमेंट होगी तो हम फंक्शन का नाम यूज कर लेते हैं उस प्लेस पर जहां हमें ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। कॉलिंग मीन्स कि यूजिंग द फंक्शन बॉडी एट द प्लेस ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट। जहां पर इस फंक्शन बॉडी की जरूरत है, इस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की जरूरत है, उस सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम जहां हम चाहें वहां पर यूज कर लेते हैं। और जनरली अभी हम सिंपल केसेस में एज्यूम करते हैं कि एक मेन फंक्शन होगा हमारा और एक कोई दूसरा फंक्शन हम यूज कर लेते हैं। तो दूसरे फंक्शन को हम मेन के अंदर कॉल करेंगे। और कॉल करने का मीनिंग ये होता है कि फंक्शन नेम लिख के पैरेंथेसिस लिख के सेमीकोलन या कुछ और कॉम्प्लिकेशन जो हम अभी डिस्कस करेंगे बाद में। तो फंक्शन हमारा क्या है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। तो एक तरह से फंक्शन क्या हो गया, एक सेपरेट प्रोग्राम हो गया। मतलब एक अलग से प्रोग्राम हो गया जिसकी हमें रिक्वायरमेंट दूसरे प्रोग्राम में हो रही और उसको अकॉर्डिंग टू नीड कॉल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई सपोज कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, समेशन ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज। तो सम ऑफ द सीरीज जैसे है x रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अगर इस सीरीज का हम कर रहे हैं सम, तो हमें इसमें दो सेपरेट टास्क की जरूरत चाहिए पड़ेगी। एक तो x रेज टू द पावर n, जहां n हमारा वेरी करता रहेगा, दूसरा फैक्टोरियल n। तो x रेज टू द पावर n और फैक्टोरियल n के लिए हम अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं और हम कॉल कर लेंगे अलग अलग वैल्यू के लिए। तो हमारे ये दो सेपरेट बॉडी हो जाएंगी, सेपरेट स्मॉल प्रोग्राम्स, जो कि फंक्शन के फॉर्म में हम किसी भी प्लेस पर रख सकते हैं। अब हम आते हैं, बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस की। तो हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला तो है लाइब्रेरी फंक्शन, जो कि पहले से डिफाइंड है। दे आर ऑलरेडी इनबिल्ट इनसाइड द सी पैकेज और सी कंपाइलर। तो इसमें क्या है कि फंक्शंस टाइप्स, यहाँ लिख देता हूँ फंक्शंस। तो फंक्शन हमारे दो टाइप के हैं, एक तो लाइब्रेरी फंक्शन है और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फंक्शंस की, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहे हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस तो पहले से लिखे हुए हैं, पहले से इनबिल्ट हैं। और जब हम लाइब्रेरी फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो अभी तक हम जो यूज करते आए हैं, मेन है, प्रिंटफ है, स्कैनफ है, दे आर द लाइब्रेरी फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड। अब प्रिंटफ, स्कैनफ, दो इनपुट आउटपुट फंक्शन को जो हम यूज करते हैं, उनकी डेफिनेशन है हमारी stdio.h फाइल में। stdio.h फाइल कंसिस्ट ऑफ द डेफिनेशंस फॉर printf एंड scanf। और stdio.h फाइल में और भी फंक्शंस की डेफिनेशंस होती है जो कि हम देखेंगे बाद में। और यहाँ पे जो हमारा कंसर्न है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो कोई यूजर डिफाइन करेगा अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करेगा।
तो जो अभी तक हमने लाइब्रेरी फंक्शन देखे हैं वो है मेन, क्लियर स्क्रीन, गेट ch, printf, scanf, etc. तो यहाँ पर जो हमारा कंसर्न है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन से है कि यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग फंक्शन को डिफाइन करेगा। तो जो सिंटैक्स होता है फंक्शन डेफिनेशन का वो ये है, syntax for function definition. You can see in general we can write like this way. Here it is, this one. पहले हम लिखेंगे रिटर्न टाइप, जैसे हम लिखते हैं void या int या char, फिर फंक्शन नेम और ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स। तो ये जो ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स हैं ये हमारे ऑप्शनल होते हैं और रिटर्न टाइप भी ऑप्शनल होता है सी लैंग्वेज में। लेकिन C++ में ये रिटर्न टाइप ऑप्शनल नहीं होता है, तो हम बात कर रहे हैं सी लैंग्वेज की। तो ये एक फंक्शन नेम यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे और उसकी अपनी एक सेपरेट बॉडी होगी, ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस, और इन दोनों ब्रेस के बीच हम वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो फंक्शंस के अंदर आ रहे हैं हमारे। अब रिटर्न टाइप एंड आर्गुमेंट बोथ आर ऑप्शनल, दे विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड। तो फंक्शन नेम हमारा उसी तरह आइडेंटिफायर नेम की तरह होता है, यानी वेरिएबल नेम की तरह, कि जो केस सेंसिटिव होता है। अगर हमने दो अलग अलग फंक्शन बनाए हैं, स्मॉल ए नाम का या कैपिटल ए नाम का, दोनों अलग अलग फंक्शन होंगे, केस सेंसिटिव होता है। अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट्स डिक्लेरेशन की। तो यहाँ पे आर्गुमेंट डिक्लेरेशन, तो आर्गुमेंट क्या है? बेसिकली दे आर द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शन parenthesis here, like we will write int a comma int b comma char c, इस तरह के डिक्लेरेशंस इसके अंदर हम करते हैं। तो अभी हम स्मॉल केस मतलब के स्मॉल फंक्शंस की तरह बात कर रहे हैं। तो जब फंक्शन कॉल होता है तो प्रोग्राम क्या है, इन्हीं आर्गुमेंट्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन भेजता है फंक्शन को। जब फंक्शन कॉल किया जाएगा तो कॉल करने के टाइम इस फंक्शन को कोई इंफॉर्मेशन तो रिसीव होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, बट अगर किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए फंक्शन कॉल किया जा रहा है तो सम इंफॉर्मेशन और वैल्यू विल बी पास्ड और प्रोवाइडेड टू द फंक्शन in the form of arguments. So later we will see this, what is the meaning of arguments. Currently I am introducing each and every terms related with the function, और एक बार फंक्शन से अवेयर हो गए तो we will discuss it deeply. तो अब I think आर्गुमेंट के बारे में हम ज्यादा बात ना करें और आगे हम देखते हैं कि डिक्लेरेशन एंड डिफाइनिंग द फंक्शंस। तो बेटर ये होगा कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फंक्शन। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसको to dictate you the function. So here I am writing the example. तो इसको हमें क्या है कि इसको दो स्लाइड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, otherwise you won't be able to see it properly. It won't be readable.
तो इसको मैं 2 स्लाइड में वो कर देता हूँ। और इवन तो अब हमारा ये आई थिंक रीडेबल है सभी को या नहीं है? स्मॉल है फॉन्ट क्या? थोड़ा सा और हम फॉन्ट साइज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। I think now this is readable. तो हमारा कंप्लीट जो प्रोग्राम है वो यहाँ से हमने स्टार्ट किया include stdio.h जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं। और इस प्रोग्राम में हमने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का, ADD। इसमें ना रिटर्न टाइप है और ना ही आर्गुमेंट है। तो ये जो है दिस इज ए फंक्शन, मतलब फंक्शन डेफिनेशन। और उसके नीचे हमने दूसरा फंक्शन बनाया एरिया, और इसके नीचे हमने लिखा है मेन। तीनों कंटिन्यूएशन में, ऐड, एरिया, मेन। अब इनके ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, कोई भी फंक्शन हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। मेन को सबसे पहले लिख सकते हैं, फिर ऐड लिख सकते हैं, फिर एरिया लिख सकते हैं। चाहे ऐड पहले लिख लें, फिर बीच में मेन लिख लें, फिर एरिया लिख लें। कोई भी फंक्शन किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। लेकिन जनरल ट्रेंड क्या होता है? अच्छा, साउंड ऑडिबल है मेरी भूपेंद्र? यस सर। ठीक। तो हम बात कर रहे थे कि फंक्शन हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। और ये आई थिंक समझ रहे होगे तुम कि एक सिंगल प्रोग्राम है जिसमें फाइल इंक्लूजन हमने कर दिया, उसके बाद ऐड फंक्शन बनाया, फिर एरिया फंक्शन बनाया। ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो भी हम बात कर रहे हैं बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द यूजर डिफाइंड फंक्शन की, कि जो यूजर द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनसाइड द प्रोग्राम। कि अब प्रोग्राम्स में यूजर को फंक्शंस की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रोग्राम में 3 फंक्शंस हैं, जैसे मैंने बताया, ऐड, एरिया और इधर ये मेन लिखा है। इसको क्या है दूसरी स्लाइड में ले लिया, क्योंकि अपने पास अगर हम एक स्लाइड में तीनों एक साथ लिख देंगे तो दे वॉन्ट बी रीडेबल। ठीक है। तो जनरल ट्रेंड क्या होता है कि हम फंक्शंस को मेन के पहले डिफाइन करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम मेन पहले लिखेंगे तो हमें तो मालूम ही नहीं ना कि फंक्शन किस क्या नाम से बना है, उसका पर्पज क्या है, तो मेन में हम करेंगे क्या। तो पहले हम फंक्शन डिफाइन करते हैं कि पता तो चले कि फंक्शन है क्या। तो फंक्शन पहले डिफाइन किया, फिर मेन में उनको यूज किया उसके अकॉर्डिंग कि हाँ फंक्शन का ही पर्पज है। अगर मेन हम पहले लिखेंगे तो हमें तो उस टाइम मालूम ही नहीं है कि फंक्शन है क्या। अदरवाइज हम चाहें तो ऊपर मेन लिख सकते हैं और जगह खाली वो स्पेस छोड़ दें और नीचे फंक्शन को डिफाइन कर दें। तो अब एक तरह से जब हम देखेंगे कि ये जो ऐड फंक्शन लिखा है, ऐड फंक्शन है क्या? बेसिकली ए सिंपल सी प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। अब इस प्रोग्राम का हमारा पर्पज है कि फंक्शंस की प्रोसेसिंग को समझना। अभी हम कॉम्प्लिकेसी पे नहीं जा रहे हैं। इनिशियली तो हमारा पर्पज है कि हम इसको समझें कि फंक्शंस है क्या। तो किसी भी चीज को समझने के लिए हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लेते हैं। और दूसरा कि उसका पर्पज क्या है ये ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि जो हमने लिखा है उसको पहले समझें तो कि फंक्शंस की मीनिंग क्या है। फिर पर्पसफुल प्रोग्राम्स तो हम बाद में करेंगे ही करेंगे। तो ये जो है एक फंक्शन है ऐड, दूसरा ये एक फंक्शन है एरिया, जिनका पर्पज क्या है टू फाइंड द समेशन ऑफ 2 नंबर्स। और एरिया फंक्शन का पर्पज है टू फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो बेसिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हमें फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है।
हम कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस के लिए फंक्शन लिखेंगे, लेकिन जब हमें फंक्शन को समझना है तो हम बिल्कुल सिंपलेस्ट सिचुएशन से समझेंगे। अदरवाइज समेशन ऑफ टू वैल्यूज और एरिया के लिए तो रियल लाइफ में तो कोई प्रोग्राम लिखे नहीं जाते हैं, बट समझने के लिए इसी प्रोग्राम से समझाया जाता है। तो ये दो फंक्शन हैं। अब इसमें अगर तुम देखो इधर, तो इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि बस मेन की जगह ऐड लिख दिया हमने, और ये कंप्लीट प्रोग्राम है ऐड एरिया मेन, जो यहाँ तक जा रहा है तुम्हारा 2 स्लाइड तक, तो ये कंप्लीट सिंगल प्रोग्राम है। तो इस ऐड फंक्शन का पर्पज वही है कि दो वैल्यूज कीबोर्ड से एक्सेप्ट कराई है हमने, और ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यूज एक्सेप्ट कराई हैं और उनको ऐड किया है और उनका सम यहाँ प्रिंट कराया है। और एरिया का पर्पज है लेंथ, ब्रेड एंड एरिया। तो लेंथ एंड ब्रेड फिर हमने कीबोर्ड से ली हुई हैं LB, और उनको मल्टीप्लाई करके एरिया को प्रिंट कराया है। बस इतना पर्पज है दोनों का। तो अब ये ठीक है इनका पर्पज। अब मेन में आते हैं, मेन प्रोग्राम पे। तो अब हमारा कंट्रोल यहाँ से, हाँ एक चीज और, फंक्शन चाहे किसी भी ऑर्डर में लिखना हो, प्रोसेसिंग हमेशा मेन से स्टार्ट करता है कंपाइलर। मेन जहां भी होगा, नीचे लिखा है चाहे ऊपर लिखा है या मिडिल में लिखा है, तो प्रोसेसिंग मेन से ही स्टार्ट होगी हमेशा। तो अब मेन पर आते हैं हम। तो जो मेन लिखा है हमारा प्रोग्राम के अंदर, तो प्रोसेसिंग उसी से स्टार्ट होनी है। तो मेन के अंदर हमने डिक्लेयर किए हुए हैं वेरिएबल ABCYZ। अब तुम एक चीज और देखो, वेरिएबल ABC, अब एरिया, ये ऐड फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल हैं XYZ, और इधर है ABL, और मेन के अंदर हमने उसी नाम के वेरिएबल लिए हैं। तो मेन के अंदर उसी नाम के वेरिएबल लिए हैं, तो इन नाम का और अदर फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, ये वेरिएबल मेन के अंदर हैं और वो उस उन फंक्शंस के अंदर हैं। तो इनको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। अगर हम मेन के अंदर कोई वैल्यू एक्सेप्ट कराएंगे वेरिएबल A की, तो वो ऐड के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। या ऐड फंक्शन में अगर वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे A की, अगर हम यहाँ पे ऐड फंक्शन में लिख दें y इक्वल टू समथिंग, z इक्वल टू समथिंग, या x इक्वल टू xy की वैल्यू यहीं पर प्रोवाइड कर लें, तो ये जो वैल्यूज होंगी वो ऐड के अंदर ही विजिबल होंगी, क्योंकि ये ऐड के अंदर के ही वेरिएबल हैं। इसी तरह इन वेरिएबल्स की वैल्यू दे विल बी विजिबल इनसाइड द ऐड। अब आगे दूसरी जगह में विजुअल कराना है तो उसके अलग मेथड है, रिटर्न एग्जिक्टर, तो जो हम देखेंगे बाद में। तो मेन के अंदर या किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन है, दे आर कॉल्ड एज द लोकल वेरिएबल्स टू दैट फंक्शन। तो ये हमारे लोकल वेरिएबल हैं ऐड के लिए, ये हैं लोकल वेरिएबल एरिया के लिए, और ये हैं लोकल वेरिएबल मेन के लिए। इनका आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। ये इस तरह मान लो कि एक ही नाम का व्यक्ति अलग अलग स्टेट में है, तो वो अलग स्टेट का रेजिडेंट है, और दूसरे नाम का व्यक्ति दूसरे स्टेट का रेजिडेंट है। नाम सिमिलर है, दैट डजंट मैटर, आपस में बाकी कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू एंटर करा रहे हैं ABC, ठीक है, मेन के अंदर। This program simply has the purpose to understand the functionality of function and nothing else. हमने ABC की वैल्यू यहाँ एंटर कराई है, और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, printf इसको यहाँ ले लेते हैं, ये अलग लाइन में जा रहा है। तो ABC की वैल्यू प्रिंट कराई है यहाँ पे, सॉरी इसके ये कीबोर्ड से ली है मेन के अंदर, और यहाँ पे प्रिंट कराया है मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस A इंटू बी इंटू सी और A माइनस सी, ठीक है। अब हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया यहाँ। फंक्शन कॉलिंग मींस के राइटिंग फंक्शन नेम विद पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। फंक्शन नेम लिखा, पैरेंथेसिस लिखे और सेमीकोलन, तो ये हो गया फंक्शन कॉल।
तो फंक्शन कॉल का मीनिंग ये है कि इस मोमेंट पर अब कंट्रोल उठ के वहां चला जाएगा जहां ऐड फंक्शन डिफाइंड है। मीनिंग ये है कि जस्ट लाइक कि कोई मूवी चल रही है और बीच में वो बैकग्राउंड प्ले दिखाने लग गए कि हाँ क्या हुआ था, फिर वापस उसी मोमेंट पर आ गए। तो दिस इज ए सिचुएशन लाइक दिस। या ऐसे समझो इसको कि तुम सपोज पढ़ाई कर रहे हो और बीच में कोई कॉल आया फ्रेंड का, मोबाइल तुम्हारा चार्जिंग पे लगाया हुआ है, तो तुम मोबाइल को कॉल अटेंड करने के लिए चले गए और जैसे ही कॉल फिनिश हुआ तो फिर वापस अपनी टेबल पे आके पढ़ने लग गए। तो अगर इसको हम दो एक्टिविटी, फंक्शन मीन्स के परफॉर्मिंग सम एक्टिविटी, तो तुम एक स्टडी कर रहे हो, दूसरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है और उसकी कॉलिंग वगैरह की एक्टिविटी। तो तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो, बीच में रिंग बजी, तुम अपना मोबाइल पिक करके और कॉल को अटेंड किया, फिर रख दिया, फिर पढ़ने लग गए। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि सपोज तुम कोई ट्यूटोरियल्स कुछ पढ़ाई कर रहे हो अपना, और बीच में किसी टर्म्स की मीनिंग देखने की जरूरत पड़ी तुम्हें, या कोई वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत पड़ी, तो फिर तुमने अपना फोन नेटवर्क देखा और फिर अपना पढ़ाई पे आ गए। तो दिस इज जस्ट लाइक दिस सिचुएशन कि दिस इज वन एक्टिविटी, वन प्रोग्राम फॉर वन एक्टिविटी, एंड दिस इज अनदर प्रोग्राम फॉर अनदर एक्टिविटी। तो मेन में कंट्रोल ज्यों का त्यों चल रहा है। ऐड जब हमने कॉल किया तो कंट्रोल ऐड पे जुड़ गया, या ये मान के चलो, एक्चुअली होता नहीं है ऐसा, लेकिन यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि ऐड के जो भी कोड हैं फंक्शन ऐड के, वो यहाँ पर पुट हो जा रहे हैं। सिंपल मीनिंग में ऐड फंक्शन के सारे कोड इस प्लेस पर पुट हो जा रहे हैं। इनफैक्ट होता नहीं है ऐसा, बट एज्यूम करके चल सकते हैं। तो ऐड फंक्शन, अब पूरा प्रोसेसिंग ऐड फंक्शन की होगी यहाँ। तो इतना प्रिंट होने के बाद, मतलब यहां तक चलने के बाद, अब ऐड फंक्शन की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। तो क्या करेगा कंट्रोल, कंपाइलर के ऐड फंक्शन पर जाएगा, दो वैल्यू एक्सेप्ट कराएगा कीबोर्ड से, दोनों को ऐड करेगा और सम इक्वल्स टू समथिंग ये प्रिंट करके दे देगा। तो अभी क्या है कि 10 मिनट है हमारे पास, तो 10 मिनट में हम इसको कंप्लीटली इस फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। और फिर इवनिंग में अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होगे तो आई विल डिक्लेयर द टाइम कि इवनिंग में क्लास किस टाइम होगी। जनरली 4:30 या 5 PM इज एक्सपेक्टेड फॉर इवनिंग क्लास, क्योंकि दिन में आई विल बी बिजी। तो आई थिंक हाँ, अब हाँ यहाँ पे थे हम मेन में। ओके, ऐड हमने कॉल किया तो प्रोसेसिंग, अब ये यहाँ पे कंट्रोल चला गया जहाँ ऐड डिफाइन है। तो दो वैल्यू एक्सेप्ट कराएगा कंपाइलर, XY ऐड करेगा और उनका सम यहाँ प्रिंट कर देगा। तो ऐड को कॉल करने का पर्पज यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि वैल्यू प्रिंट होके आएंगी, मतलब स्क्रीन पे हमें दिखेगा दो वैल्यू एक्सेप्ट हो रही हैं और उनका सम प्रिंट होके आ रहा है। फिर ये प्रिंट करेगा डिफरेंस इक्वल्स टू A + B + C। अब यहाँ पे जो printf हमने यूज किया और ABC वेरिएबल यूज किए, ये वेरिएबल की वैल्यू है जो हमने मेन के अंदर एक्सेप्ट की। यहाँ ऐड फंक्शन में जो ABC तुमने एक्सेप्ट कराए हैं, उनसे इन ABC का कोई लेना देना नहीं, उन ABC का इन ABC से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये मेन के अंदर के ABC है, लोकल टू मेन। अब एरिया कॉल हुआ, तो एरिया कॉल हुआ तो कंट्रोल फिर एरिया पे चला गया, यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ एंटर करवाया, लेंथ और ब्रेड्थ एंटर करवाया कीबोर्ड से, उनको मल्टीप्लाई किया और एरिया प्रिंट होके आ गया इस फंक्शन कॉल। फिर हमने यहाँ प्रिंट करवाया है YZ। वो ये चीज समझाने के लिए Z और Y कि जो एरिया में हमने A और B की वैल्यू एक्सेप्ट की थी, या मेन के अंदर जो XYZ की वैल्यू एक्सेप्ट की थी, उन XYZ की वैल्यूज का इन ये जो मेन के अंदर हमने प्रिंट की है, यहाँ पे जो वैल्यू YZ की कौन सी प्रिंट हो गई, जो मेन के अंदर हमने यहाँ एक्सेप्ट कराएंगे वैल्यू। फिर हमने ऐड को कॉल किया,
तो फिर कंट्रोल ऐड पर चला गया, फिर वही प्रोसेसिंग होगी, दो वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा, उनका सम करके प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद मेन के लास्ट में HBTI में प्रिंट करा दिया। तो आई थिंक फंक्शन विल बी क्लियर टू यू। अब इसका एक बार हम आउटपुट देख सकते हैं अगर हम चाहें तो। लेट्स से आउटपुट क्या रहेगा, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। सो आउटपुट विल बी लाइक दिस वे। इसको एंटर वैल्यू ऑफ ABC, ये किसकी वजह से लिख के आ रहा है, यहाँ मेन में हमने लिखा एंटर द वैल्यूज ऑफ ABC, तो ये लिख के आया मेन के अंदर, और यहाँ पे ABC की वैल्यू एंटर कर सके हम, और मल्टीप्लाइकेशन और डिफरेंस, तीनों का मल्टीप्लाइकेशन और डिफरेंस में A-C। ठीक है, तो इस तरह ये मल्टीप्लाइकेशन इक्वल्स टू दिस, डिफरेंस इक्वल्स टू -6, डिफरेंस क्या है A-C है। तो A-C है, तो A-C -6 आ गया। ठीक है, दैट डजंट मैटर कि क्या वैल्यू आ रही है। अब क्या है कि जब ये प्रिंट हो गया तो ऐड फंक्शन कॉल हुआ, तो ऐड फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल गया ऐड फंक्शन पर, और ऐड फंक्शन पर गया तो दो वैल्यू एक्सेप्ट करवाई, दोनों का सम किया और प्रिंट कर दिया सम इक्वल्स टू दिस। तो ऐड फंक्शन में हम यूज कर रहे हैं XYZ वेरिएबल। तो यहां पर ये ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है, तो एंटर टू वैल्यूज इस तरह आया कंट्रोल, तो सम इक्वल्स टू 10 प्रिंट होके आ गया, और ये z इक्वल्स टू 15 प्रिंट होके आ रहा है। ये क्यों आ रहा है z इक्वल्स टू 15? दिस इज फ्रॉम द मेन फंक्शन, दिस इज फ्रॉम मेन फंक्शन। अगर ये एंटर टू वैल्यूज, ये हम इसको अलग कलर में ले लें तो we will be able to see कि this is because of the area function, और z equals to 15 ये यहाँ हमारा, ये देखो प्रिंट करवाया हमने z equals to a plus b plus c। तो ये ABC मेन के ABC है जो कि हमने यहाँ एंटर किए हैं। तो z equals to 15 दिस इज फ्रॉम मेन। अब z equals to 15 जब प्रिंट हो गया यहाँ ऐड की जगह, ये प्रिंट की जगह, तो फिर एरिया कॉल हो रहा है। अब एरिया पर गया कंट्रोल, तो लेंथ और ब्रेड्थ एंटर करवाया इसमें, दोनों को मल्टीप्लाई किया और एरिया इक्वल्स टू समथिंग लिख के आ गया। तो एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ 2 और 6 हमने एंटर कर दी, और यहाँ एरिया जो प्रिंट होके आ रहा है वो ये है। तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द एरिया फंक्शन। ठीक है, आई थिंक आइडिया विल बी क्लियर। अब यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया, देखो एरिया कॉल करने के बाद प्रिंट करवाया z और y, y और z प्रिंट करवाया। तो ये y और z कहाँ से होंगे, कहाँ के हैं? मेन का y और z ये मेन के होंगे, और इनकी वैल्यू गार्बेज होगी। yz की गार्बेज समझते होगे कि अगर हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करें, कोई असाइन नहीं करें प्रोग्राम में और उसको यूज कराएं या प्रिंट कराएं, तो वो एट रैंडम वैल्यू लेता है। कोई भी वेरिएबल अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन तो कर दिया, लेकिन अगर उसकी वैल्यू हमने प्रोवाइड नहीं की, चाहे तो डिक्लेरेशन के टाइम या स्कैनएफ से या किसी मूवमेंट पर या कोई एक्सप्रेशन से, तो वो वैल्यू एट रैंडम लेगा जेड और वाई की। क्यों लेगा? वैसे तो वाई जेड क्या है, इसमें भी है तुम्हारे ऐड में वाई जेड है, लेकिन उन वाई जेड का यहाँ जो मेन में हम प्रिंट करवा रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये जो मैंने लिखा है z इक्वल्स टू गार्बेज और y इक्वल्स टू गार्बेज,
ये इसलिए लिखा है कि दिस इज अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू, अनएक्सपेक्टेड। कंपाइलर अपनी अकॉर्डिंग ये वैल्यू पुट करेगा, कोई भी, इट कैन बी 0, इट कैन बी नेगेटिव और समथिंग एल्स। अब इसको जब गार्बेज वैल्यू प्रिंट होने के बाद जब हमने फिर ऐड को कॉल किया तो फिर कंट्रोल ऐड पर गया, फिर ये पूछेगा एंटर 2 वैल्यूज, तो 2 वैल्यू हमने एंटर कर दी, फिर सम इक्वल्स टू 24 ओके आ जाएगा। तो इसको हम फिर ये जो है ये ब्राउन कलर से ये हमने, दिस इज बिकॉज ऑफ द ऐड फंक्शन। ये इतना कोड है ऐड फंक्शन का है, ये मेन का है, ये एरिया का है, फिर मेन का है, फिर ये एरिया का है, और दिस इज फ्रॉम मेन। तो आई थिंक कि वी हैव actually learned कि how to write the function, what is the basic meaning and how the processing of function will be done। तो आज की मीटिंग हम यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे फंक्शन के इसके बाद वाले कंटिन्यूशन पर। और